नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन। स्वागत मित्रों आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे राजनीतिक दलों का, राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और यह टॉपिक यूजीसी नेट से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें दल के बारे में जानकारी ली जाती है, तो हमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए। जितना गहन पढ़ेंगे उतना अधिक विकास होगा, उतनी अधिक परीक्षाओं में हम सफल होंगे। तो मित्रों आज पढ़ते हैं राजनीतिक दल पार्ट फर्स्ट में। अब इसमें दल के बारे में फिर अगली वीडियो में पढ़ेंगे, इसमें पढ़ते हैं, लेकिन आज बेसिक जानकारी कुछ दलों के बारे में हम प्राप्त करेंगे। तो मित्रों आइए, तो पहले तो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ कि दल के बारे में व्हाइट बोर्ड पर, फिर उसके बाद हम पीपीटी के माध्यम से समझेंगे। तो 2 बार पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो याद रहेगा ना। तो देखो बेटा मित्रों कि बेसिकली दल लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। पहली चीज ये ध्यान रखनी है, क्या है कि दल लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। पहली बात। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है मित्रों कि ये परंपरागत दृष्टिकोण का विषय है। जो वास्तव में राजनीतिक दल है एक संस्था ही है, इसलिए परंपरागत दृष्टिकोण का विषय है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण का विषय नहीं है। पहली मूल विषय किसका है? फिर मित्रों आपको ध्यान है परंपरागत दृष्टिकोण के अंदर अनेक अध्ययन के उपागम थे। संस्थागत उपागम, ऐतिहासिक उपागम, आदर्शात्मक उपागम, संदर्भात्मक उपागम। इसमें से जो संस्थागत उपागम है उसके बेसिकली उसमें दलों का विशेष अध्ययन किया जाता है। संस्थागत उपागम में, इंस्टीट्यूशनल उपागम में राजनीतिक दलों का विशेष अध्ययन किया जाता है और इससे जुड़े हुए विद्वान भी हैं। डुर्वर्जर, डाल्डर मैंने बताया था, ओस्ट्रोग्रास्की, लावेल, हरमन फाइमर, कार्ल फ्रेडरिक, जेम्स ब्राइस, ये सभी विद्वान कहीं ना कहीं दलों का अध्ययन करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि संस्थागत उपागम में राजनीतिक दलों का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। तो आपको पता रहना चाहिए बातें, जो बेसिक बातें मैंने बताई। अब मित्रों हम चलते हैं कि राजनीतिक दल की परिभाषा कोशिश करते हैं कि इसकी सामान्य परिभाषा क्या है। कहते हैं राजनीतिक दल ऐसे औपचारिक संगठन हैं जिनके सदस्य सामान्य सिद्धांतों पर या विचारों पर एक मत होते हैं और संवैधानिक साधनों का प्रयोग कर सत्ता का निर्माण करते हैं, सत्ता का, सरकार का निर्माण करते हैं। तो क्या है कि राजनीतिक दल ऐसे औपचारिक संगठन है। तो ये परिभाषा आपको ध्यान दिख रही होगी, यानी राजनीतिक दल ऐसे औपचारिक संगठन हैं जिनके सदस्य समान विचारों पर एक मत रहते हैं और संवैधानिक साधनों का प्रयोग कर सरकार का निर्माण करते हैं। अब ये बेसिक बातें मित्रों आपको आनी चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। एडमंड बर्ग भी इसकी यही परिभाषा देते हैं। कहते हैं राजनीतिक दल समान विचार वाले लोगों का ऐसा समूह है जो राष्ट्रीय हित की वृद्धि करता है। तो ये परिभाषा भी थोड़ा एडमंड बर्ग की आपको ध्यान रहनी चाहिए। ये एडमंड बर्क ने कहा था कि बेसिकली समान विचार वाले लोगों का समूह है जो राष्ट्रीय हित की वृद्धि का कार्य करते हैं। तो एडमंड बर्क की डेफिनेशन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी भी जा चुकी है कई एग्जामों में। तो आपको ये छोटी छोटी बातें मित्रों पहले ध्यान रहनी चाहिए, तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अब हम थोड़ा अध्ययन करते हैं राजनीतिक दलों के अध्ययन के उपागम। तो मित्रों आइए, तो राजनीतिक दलों के अध्ययन के उपागम क्या है तो वो समझने की कोशिश करते हैं। उपागम या सिद्धांत ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहता हूँ दल के बारे में अगर क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर में, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो कोई, तो 10 में से ये मान लो 2 या 3 बार तो इसमें से जो मैं आप बताने जा रहा हूँ मित्रों उसमें से क्वेश्चन आता है। तो आपको ये बहुत ही शांतिपूर्वक, सौम्य पूर्वक इन सिद्धांतों का अध्ययन करना है और उसी हिसाब से आपको काम करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहला है विकासात्मक सिद्धांत।
दलों के अध्ययन का कौन सिद्धांत है? विकासात्मक। इसे बेसिकली एसपी हंटिंगटन देते हैं, सैमुअल फिलिप्स हंटिंगटन देते हैं। कौन देते हैं? ये दलों का अध्ययन आधुनिकीकरण और लोकतंत्र के आधार पर करते हैं। ये मित्रों आपको ध्यान में रखना है। पहला सिद्धांत विकासात्मक है और इसके समर्थक एसपी हंटिंगटन हैं। कौन है? एसपी हंटिंगटन। और ये किस आधार पर अध्ययन करते हैं? आधुनिकीकरण व लोकतंत्र, यानी कि जिस दल में आधुनिकीकरण लोकतंत्र अधिक पाया जाता है वो अधिक विकसित दल है, अधिक अच्छा दल है। जिसमें लोकतंत्र आधुनिकीकरण का भाव है वो निम्न श्रेणी का दल है। ये बेसिकली हंटिंगटन महोदय कहते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अब दूसरा जो सिद्धांत है मित्रों वो है विदारण सिद्धांत। अंग्रेजी में इसे कहते हैं क्लीवेज थ्योरी। क्लीवेज, ये ध्यान रखना है। विदारण सिद्धांत को बेसिकली किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? लिपसेट व रोकन ने। ये जातीय धार्मिक आधार पर अध्ययन करते हैं दलों का। जातीय धार्मिक आधार पर दलों का अध्ययन करते हैं। ये ध्यान में रखना है कि विदारण सिद्धांत किस आधार पर अध्ययन करता है? जातीय धार्मिक आधार पर। बेसिकली इसके समर्थक कौन है? लिपसेट व रोकन है। तो बेसिकली कहते हैं जिसमें जाति धर्म का दल में प्रभाव अधिक हो तो निम्न श्रेणी का दल, जिसमें जाति धर्म का प्रभाव अधिक ना हो वह उस श्रेणी का दल। इस प्रकार से विश्लेषित करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद अगला सिद्धांत है पुनः संरेखन का सिद्धांत। रोलिंगमेंट थ्योरी, इसमें कौन प्रस्तुत करते हैं? सैंडविस्ट व बर्नहम। सैंडविस्ट व बर्नहम टू थिंकर है मित्रों। ये सैंडविस्ट बर्नहम प्रस्तुत करते हैं और ये अभिजन वर्ग के प्रभाव के आधार पर दलों का अध्ययन करते हैं। किसके आधार पर? अभिजन वर्ग। कहते हैं अभिजन वर्ग का प्रभाव अधिक है तो निम्न श्रेणी का दल, अभिजन वर्ग का प्रभाव के स्थान पर जनता का प्रभाव है तो उस श्रेणी का दल। तो तीसरा सिद्धांत ये है, आपको ये ध्यान रखना है। चौथा सिद्धांत है देशीय सिद्धांत। कौन सा है? देशीय। स्पाइटल थ्योरी कहते हैं। इसे देते हैं एथनी डाउन्स। कौन देते हैं? ये आर्थिक तत्व के आधार पर अध्ययन करते हैं कि कहते हैं कि जैसे बाजार चल रहा है तो बाजार के आधार पर ही हमें सब दलों का उसी हिसाब से व्यवस्था होती है, मांग पूर्ति के आधार पर उसी प्रकार से दलों का संचालन होता है। तो आर्थिक तत्व के आधार पर ये बेसिकली दलों का अध्ययन करते हैं एथनी डाउन्स। इसके बाद एक और है सिद्धांत जो इसका नाम है परिव्याप्त सिद्धांत, परमिएशन थ्योरी। इससे जुड़े हुए विद्वान हैं डुरवर्जर व डाल्डर। ये डुरवर्जर व डाल्डर गुटबाजी के आधार पर दलों का अध्ययन करते हैं। तो मित्रों ये मैं दोबारा से आपको एक बार समझा देता हूं कि बेसिकली राजनीतिक दलों के अध्ययन के उपागम या सिद्धांत 5 हैं। पहला जो है विकासात्मक सिद्धांत है जिसे हंटिंगटन प्रस्तुत करते हैं। ये आधुनिकीकरण व लोकतंत्र के आधार पर दलों का अध्ययन करते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है विदारण सिद्धांत है, क्लीवेज थ्योरी, लिपसेट व रोकन प्रस्तुत करते हैं।
ये कहते हैं जातीय धर्म का कितना प्रभाव है दल पर, इसके आधार पर हमें दलों का अध्ययन करना चाहिए। वैसे ही मित्रों ध्यान रखना, लिपस्टिक और रुकना ये सब जाति धर्म का विषय का है। लिपस्टिक कौन लगाता है कौन नहीं लगाता है ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरा सिद्धांत जो पुनर्संरेखन का सिद्धांत है वो सैंडविच व बर्नहम प्रस्तुत करते हैं। वैसे ही मित्रों ध्यान है कि जो सैंडविच है वो अमीर लोग कहते हैं, उसी से सैंडविच बना है। तो ये अभिजन वर्ग के भूमिका के आधार पर अध्ययन करते हैं। स्पाइटल थ्योरी जो देशीय सिद्धांत है वो एथनी डाउन्स आर्थिक तत्व के आधार पर देते हैं कि भाई अर्थव्यवस्था का कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आर्थिक तत्व को दल, कि पैसे पर आधारित नीतियां बनाते हैं कि नहीं, या उनकी आर्थिक नीतियां किस प्रकार की है वो। फिर जो पांचवा सिद्धांत है वो है परिव्याप सिद्धांत है, जिसे डुर्वर्ड डाल्डर प्रस्तुत करते हैं, गुटबाजी के आधार पर अध्ययन करते हैं। कहते हैं जिस दल में गुटबाजी की अनुमति रहती है वो लोकतांत्रिक होता है, जिसमें गुटबाजी नहीं होती उसमें लोकतंत्र ज्यादा नहीं मिलता है। इसे अंग्रेजी में परमिएशन भी कहते हैं। ये आपको सारे ध्यान रखने हैं। अब मित्रों मैं आपको अब थोड़ा सा पीपीटी के माध्यम से भी ये सारी चीजें बताने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारा रिपीट हो जाए और हमें याद हो जाए। तो चलते हैं मित्रों, अब थोड़ा सा अपना निगाहें जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसको वापस मेमोरी में लाने की कोशिश करो, ठीक है ना। राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए अनिवार्य संगठन है। राजनीतिक दल है क्या? ऐसे औपचारिक संगठन है जिसके सदस्य सामान्य सिद्धांतों पर एकमत होते हैं और संवैधानिक साधनों का प्रयोग कर सत्ता का निर्माण करते हैं। तो क्या परिभाषा है? राजनीतिक दल ऐसे औपचारिक संगठन है जिनके सदस्य सामान्य सिद्धांतों पर एकमत रहते हैं और संवैधानिक साधनों का प्रयोग कर सत्ता का निर्माण करते हैं। इसके बाद मित्रों आपको ध्यान रखना है, तो वो ध्यान रखना क्या है? एडमंड बर्ग का मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है एडमंड बर्ग। तो एडमंड बर्ग के लिए आपको ध्यान रखना है, क्या कहते हैं? राजनीतिक दल समान विचार के लोगों का ऐसा समूह है जो राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए कार्य करते हैं। किसके लिए कार्य करते हैं? राष्ट्रहित की वृद्धि। पहली चीज क्या है? समान विचार के लोगों का ऐसा समूह। दूसरा क्या है शब्द है? राष्ट्रहित की वृद्धि के लिए कार्य करते हैं। तो अब ये परिभाषा पूछेंगे बार बार, ये कई बार नेट में पूछी गई है, तो इसको थोड़ा वीएमपी करके इस परिभाषा को आप देख लेना, याद कर लेना, ये ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद है गेटले। गेटले के कहते हैं राजनीतिक दल संगठित नागरिकों का ऐसा समूह है जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तथा वो मताधिकार की शक्ति द्वारा शासन को नियंत्रित कर अपनी नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। अगर आपने राजनीतिक इकाई शब्द दिख जाए परिभाषा में, मताधिकार की शक्ति दिख जाए और तो समझ लेना कि वो परिभाषा गेटले की है मित्रों। तो आप ये दो परिभाषाएं ध्यान रख लेंगे। ज्यादातर अब तक परिभाषा एडमंड बर्ग की पूछी गई है, गेटले की तो यदा कदा ही आती है, फिर भी आप गेटले की परिभाषा में ये दो शब्द ध्यान रखना, राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और दूसरा मताधिकार की शक्ति के माध्यम से शासन नियंत्रण का कार्य करते हैं। तो ये बातें अगर ध्यान रखना परिभाषा में आ जाए तो गेटले की हैं, तो ये आपको पता रहना चाहिए। आगे चलते हैं मित्रों। आगे क्या है? राजनीतिक दलों के अध्ययन के सिद्धांत या उपागम। तो आपको दिख रहे हैं 5 सिद्धांत, तो बहुत सुंदरता के साथ हमने मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाए हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत और शक्ति जुड़ी हुई है, तो आपको ये चित्र देने के लिए ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, हम आपकी हर बात का ध्यान में रखते हैं। तो देखिए पहला सिद्धांत कौन सा है? विकासात्मक सिद्धांत है, डेवलपिंग थ्योरी है, जिसे किसने दिया था? हंटिंगटन ने दिया था। एसपी हंटिंगटन, सैमुअल फिलिप्स हंटिंगटन ने दिया था, जिसकी चर्चा हमने बेसिकली राजनीति विकास में भी की थी। तो ये कहते हैं राजनीतिक दल जो हैं उन्हें उनका अध्ययन हमें लोकतंत्र व आधुनिकीकरण के आधार पर करना चाहिए। जिस दल में लोकतंत्र व आधुनिकीकरण अधिक है तो उस श्रेणी का दल है, यदि लोकतंत्र और आधुनिकीकरण कम है तो निम्न श्रेणी का दल है। दूसरी जो सिद्धांत है राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ सिद्धांत है या उपागम है वो है क्लीवेग थ्योरी है, विधारण उपागम ये सिद्धांत है। इसके जो समर्थन करते हैं वो लिप्सेट तथा रोकन करते हैं। कौन करते हैं? लिप्सेट व रोकन करते हैं। ये कहते हैं जातीय धार्मिक आधार पर दलों का अध्ययन करना चाहिए। जिस दल में जाति धर्म का प्रभाव अधिक है वो निम्न श्रेणी का दल है और जिस दल में जाति धर्म का प्रभाव कम है वो उस श्रेणी का दल है। अब तीसरा जो सिद्धांत आपको मित्रों दिख रहा है पुनः संरेखन का सिद्धांत। इनकी अंग्रेजी भी मित्रों थोड़ा ध्यान रखना है कि हिंदी बदल जाती है। आप जानते हैं कि मूलतः पेपर अंग्रेजी में बनता है, बाद में हिंदी ट्रांसलेट जो करता है वो कंप्यूटर करता है, सॉफ्टवेयर करता है, तो इसलिए आप अंग्रेजी को भी ध्यान रखें। रोलिंग मैन थ्योरी बोलते हैं। तो इसे सैंडविच व बर्नहम प्रस्तुत करते हैं। ये अभिजन वर्ग की भूमिका के आधार पर दलों का अध्ययन करते हैं और कहते भी हैं जहां अभिजन वर्ग का दलों पर प्रभाव ज्यादा है तो निम्न श्रेणी का दल है और यदि अभिजन वर्ग का प्रभाव नहीं है, जनता का प्रभाव है, तो उस श्रेणी का दल है।
अगला जो चौथा नंबर का सिद्धांत है मित्रों, वो है देशीय सिद्धांत है, स्पाइटल थ्योरी है, जिसे एथनी डाउन्स प्रस्तुत करते हैं और ये आर्थिक तत्व के आधार पर अध्ययन करते हैं। अभी एथनी डाउन्स के बारे में हम और भी बताएंगे, इनका सिद्धांत, एक सिद्धांत भी दलों का दिया है, उस पर भी चर्चा करेंगे हम। तो ये ध्यान में रखना है कि अभी तो ये ध्यान रखो कि वो आर्थिक तत्व के आधार पर क्या करते हैं, दलों का अध्ययन करने की बात करते हैं। फिर अगला जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो परिव्याप्त सिद्धांत है, परमिएशन थ्योरी है। परमिएशन थ्योरी जो है वो ड्रूवर्जर व डाल्डर ने प्रस्तुत की थी। गुटबाजी के आधार पर दलों का अध्ययन करते हैं। किसके आधार पर? गुटबाजी के आधार पर अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो जिस कहते हैं जिस दल में गुटबाजी है, उसमें गुटबाजी को मान्यता दी जाती है, उस श्रेणी का दल होगा, क्योंकि वहां लोकतंत्र बना रहेगा। जहां गुटबाजी को मान्यता नहीं दी जाती वो निम्न श्रेणी का दल है। तो इस प्रकार से मित्रों आपने दलों के ये 5 सिद्धांत देखे हैं, तो ये आपको याद भी रहने चाहिए। फिर एक बात और ध्यान रख लेता कि बेसिकली सिस्टोलॉजी क्या है, नीचे लिखा भी है, ये 5वें परिव्याप्त सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कहते हैं राजनीतिक दलों में गुटबाजी की अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं? सिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? सिस्टोलॉजी क्या है? जिसमें सिस्टोलॉजी ऐसी शाखा है राजनीति शास्त्र की जिसमें दलों की गुटबाजी का अध्ययन किया जाता है। इससे जुड़े हुए विद्वान मेनली कौन है? जनक कौन है? एल्डर्स वेस्टेड है। कौन है? एल्डर्स वेस्टेड है इसके जनक। किसके? सिस्टोलॉजी के। सिस्टोलॉजी क्या है? कि राजनीति शास्त्र की ऐसी शाखा जिसमें राजनीतिक दलों के गुटबाजी का अध्ययन किया जाता है। तो आपसे ये भी पूछेगा सिस्टोलॉजी, ये पहले पूछा भी जा चुका है, तो ये भी वीएमपी क्वेश्चन है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है मित्रों। तो इस प्रकार से आपने इतना पढ़ा। अब उसके बाद हम चलते हैं दलों की उत्पत्ति के सिद्धांत को लेकर। तो दलों की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या क्या हैं, तो वो भी हम चर्चा करते हैं मित्रों। तो इसमें चलते हैं, पहले सिंपल पढ़ते हैं दलों की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो चलिए, दलों की उत्पत्ति के सिद्धांत, इस पर चर्चा करेंगे भी। देखो मित्रों, दलों की उत्पत्ति को लेकर 4 सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला है संस्थागत सिद्धांत। इसे पीटर मर्कल ने दिया था। क्लियर है? किसने दिया था? पीटर मर्कल ने। पीटर मर्कल कहते भी हैं कि बेसिकली राजनीतिक दलों की उत्पत्ति संस्थाओं से होती है, और वो 3 संस्थाओं की चर्चा भी करते हैं। संसद, मित्रों मैंने लिखा, आपको थोड़ा दिख भी रहा होगा कि संस्थागत उपागम पीटर मर्कल प्रस्तुत करते हैं, और वो कहते हैं कि दलों की उत्पत्ति संस्थाओं से होती है। 3 संस्थाओं की चर्चा करते हैं, संसद, कार्यपालिका और तीसरा है निर्वाचन प्रणाली। कहते हैं जब संसद में गुटबाजी बन जाती है संसद सदस्यों में, एक दल के सदस्यों में ही, तो नए दल का निर्माण हो जाता है। तो कहते हैं संसद में गुटबाजी के फलस्वरूप भी नए दल का निर्माण होता है। कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब है सत्ता का बिखराव। जैसे कोई भी दल कार्यपालिका से हटता है, यानी कि सत्ता का बिखराव होता है, तो उसके बाद विभाजन। जब जब दल की सत्ता जाती है तो उसमें विभाजन होता है। जैसे कांग्रेस का भी देख लो, तो 1978 में कि बेसिकली कांग्रेस का विभाजन हुआ था, क्योंकि इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, कांग्रेस चुनाव हार गई थी। उसके बाद फिर अलग पार्टियां बनी थी, तो कांग्रेस में विभाजन हुआ था, 2 भागों में बट गई थी। ठीक है ना? तो एक कांग्रेस इंदिरा, एक कांग्रेस स्वर्ण सिंह, तो कांग्रेस एस का निर्माण हो गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। अभी हम कांग्रेस का विभाजन भी बताएंगे, तो थोड़ा इससे जुड़ा हुआ है, इस पर भी चर्चा कर लेंगे, आप तनाव नहीं लें। तीसरा जो है कारण, वो है निर्वाचन प्रणाली। तीसरी संस्था है भाई निर्वाचन प्रणाली कैसी है। तो इसमें ये पीटर मर्कल जो है ड्रूवर्जर के इस कथन का समर्थन करते हैं कि सामान्य बहुमत प्रणाली द्विदलीय प्रणाली को बढ़ावा देती है, जबकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुदलीय प्रणाली को बढ़ावा देती है। तो पीटर मर्कल किसका समर्थन करते हैं? ड्रूवर्जर का। ड्रूवर्जर के इस कथन का समर्थन करते हैं कि सामान्य बहुमत प्रणाली द्विदलीय प्रणाली को बढ़ावा देती है, जबकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुदलीय प्रणाली को बढ़ावा देती है। तो वास्तव में कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में अधिक दलों का निर्माण होता है। ये ड्रूवर्जर की भांति इस कथन का समर्थन करते हैं, लेकिन पीटर मर्कल और ड्रूवर्जर के इस कथन का विरोध कौन करते हैं? सीलेज। सीलेज सहमत नहीं है। सीलेज बेसिकली इसका विरोध करते हैं।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर मित्रों दूसरा जो सिद्धांत है दलों की उत्पत्ति का, वह है संकट का सिद्धांत। इसे ला पलुम्ब्रा वीनर देते हैं। कौन देते हैं? ला पलुम्ब्रा वीनर। ये 3 प्रकार के संकटों की चर्चा करते हैं। पहला ऐतिहासिक संकट, फिर वैधता का संकट, फिर सहभागिता का संकट। 3 प्रकार के संकट बताते हैं। देखो मित्रों, ऐतिहासिक संकट क्या होता है? जब भी हमारी कोई संस्कृति पर आँच आती है, इतिहास पर आँच आती है, जब सरकार कोई ऐसी चीज़ों का जो सत्ताधारी दल रहता है, इतिहास पर प्रहार करता है, हमारी संस्कृति पर प्रहार करता है, तो उसका विरोध होता है, उसी में फिर दल का विभाजन हो जाता है और अनेक प्रकार के दल नए बन जाते हैं। या किसी क्षेत्र विशेष में किसी इतिहास का, उनकी संस्कृति को छीन करने का प्रयास किया जाता है, तो फिर उस क्षेत्र के लोग अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए नए दल का निर्माण कर देते। तो संकट का सिद्धांत में कहते हैं ऐतिहासिक संकट में जब जब हमारे इतिहास संस्कृति को छेड़ा जाएगा तो वास्तव में उस क्षेत्र से संबंधित लोग क्या करेंगे? नए दल का निर्माण करेंगे। फिर वैधता का संकट, जब कोई दल जनता में अपनी वैधता खो लेता है, यानी कि जनमत में उसका प्रभाव समाप्त प्राय हो जाता है, तो उससे जुड़े हुए कुछ लोग कहते हैं इस दल के नाम पर अब वोट नहीं मिलेंगे, हम अपना अलग दल बना लेते हैं। तो ये वैधता का संकट है। तीसरा सहभागिता का संकट, जब किसी दल में किसी विशेष व्यक्ति को या विशेष समुदाय को उच्च पद नहीं मिलता या उसको पर्याप्त भागीदारी नहीं मिलती है, तो वो भी नए दल का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार ला पलुम्ब्रा वीनर 3 प्रकार के संकट की चर्चा करते हैं, ऐतिहासिक संकट, वैधता का संकट और सहभागिता का संकट, और कहते हैं तीनों प्रकार के संकट में दलों का निर्माण होता है। अगला सिद्धांत जो है मित्रों, वह है सामाजिक समूह का सिद्धांत। इसे भी पीटर मर्कल प्रस्तुत करते हैं। कौन करते हैं? पीटर मर्कल। सामाजिक समूह के सिद्धांत के अनुसार कुछ समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए नए दल का निर्माण करते हैं। बहुत सारे समुदाय अपने हितों की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? नए दल का निर्माण करते हैं। तो ये बेसिकली ध्यान में रखना है, इसे पीटर मर्कल ने दिया है। और क्या कहते हैं कि कोई सामाजिक समूह है वो अपने हितों की रक्षा के लिए या हितों की वृद्धि के लिए नए दल का निर्माण करता है, तो वो क्या है? सामाजिक समूह का सिद्धांत। इसे भी पीटर मर्कल देते हैं, संस्थागत को भी पीटर मर्कल देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चौथा जो सिद्धांत है मित्रों, वो भी आपको पता रहना चाहिए, वो है सांस्कृतिक अभिद्रीकरण का सिद्धांत। कौन सा है? सांस्कृतिक अभिद्रीकरण का सिद्धांत। इसे कौन प्रस्तुत करते हैं? इसे मैक्स वेबर और ड्रूवर्जर। मैक्स वेबर व ड्रूवर्जर प्रस्तुत करते हैं और ये कहते हैं कि जब व्यक्ति अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए नए दलों का निर्माण करता है तो उसे सांस्कृतिक अभिद्रीकरण का सिद्धांत की कोई समाज या व्यक्ति अपने सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए नए दल का निर्माण करता है, इस प्रकार का सिद्धांत कौन सा हो जाता है? सांस्कृतिक अभिद्रीकरण का सिद्धांत। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो आपको ये पता भी रहना चाहिए। अब इसको हम पीपीटी के माध्यम से, सुंदर चित्र के माध्यम से पुनः एक बार मित्रों देखते हैं ताकि हमें ये याद हो जाए। तो चलिए, दलों की उत्पत्ति के सिद्धांत। दलों की उत्पत्ति को लेकर 4 सिद्धांत हैं। पहला संस्थागत सिद्धांत, जिसे पीटर मर्कल ने दिया था, और वो कहते हैं कि संस्थाओं से दलों की उत्पत्ति होती है। वो 3 प्रकार की संस्थाओं की चर्चा भी करते हैं। संसद, कहते हैं संसद में जब जब गुटबाजी होती है तो नए दल का निर्माण होता है। दूसरा कार्यपालिका, यानी कि कार्यपालिका सत्ता का बिखराव, यदि कोई दल कार्यपालिका या सत्ता से हटता है तो उससे भी नए दल का निर्माण होता है। मैंने उदाहरण भी दिया था, जैसे 1978 में जब कांग्रेस चुनाव में हारी थी तो कांग्रेस में दल का विभाजन हुआ था। तीसरा है निर्वाचन प्रणाली। तो वास्तव में पीटर मर्कल ड्रूवर्जर के इस कथन को दोहराते हैं कि सामान्य बहुमत प्रणाली द्विदलीय प्रणाली को बढ़ावा देती है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुदलीय प्रणाली को बढ़ावा देती है। तो यानी कि अधिक दलों का निर्माण किस में होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में होता है। इस बात को पीटर मर्कल कहते हैं। लेकिन सीलेज
पीटर मर्कल और ड्रूवर्जर के इस कथन की आलोचना करते हैं, कहते हैं ये सही नहीं है कि हमेशा आनुपातिक प्रतिनिधित्व में ही बहुदलीय प्रणाली आ जाती है। कई बार सामान्य बहुमत प्रणाली में भी बहुदलीय प्रणाली आ जाती है। भारत में सामान्य बहुमत प्रणाली पाई जाती है, तब भी अनेक दल पाए जाते हैं, बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। तो सीलेज इनकी आलोचना कर देते हैं। निर्वाचन प्रणाली के जो इन्होंने सिद्धांत समर्थन किया था ड्रूवर्जर का, तो ड्रूवर्जर के सिद्धांत की, पीटर मर्कल के सिद्धांत की आलोचना कौन करते हैं? सीलेज। लेज क्या है? जो आप खाते हो, टमाटो लेज, ये लेज, तो ब्लू लेज, तो वही लेज वाले थिंकर है, सीलेज वही थिंकर है। तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं, सीलेज। ये आलोचना करते हैं। ठीक है मित्रों, ये आपको पता रहना चाहिए। दूसरा है संकट का सिद्धांत। इसे ला पलम्बरा व वीनर प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं जब जब संकट आते हैं तो नए राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। ऐतिहासिक संकट, जब किसी क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास को छेड़ा जाता है तो उसमें फिर हितों की रक्षा के लिए, इतिहास की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए नए दल का निर्माण होता है। दूसरा, जब कोई दल जनता में अपनी वैधता खो जाता है तो भी क्या है, उस दल से जुड़े हुए लोग अलग दल का निर्माण कर लेते हैं। तीसरा, सहभागिता का संकट। अगर किसी समुदाय विशेष को या किसी व्यक्ति विशेष को दल में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता, उचित स्थान नहीं दिया जाता, तो वो भी नए दल का निर्माण करता है। तीसरा, सामाजिक समूह का सिद्धांत है। इसे भी पीटर मर्कल देते हैं, कहते हैं जब कोई सामाजिक समूह अपने हितों की वृद्धि के लिए कि नए दल का निर्माण करता है तो नए दल का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार का सिद्धांत क्या है? सामाजिक समूह का सिद्धांत है। इसका भी समर्थन पीटर मर्कल करते हैं और संस्थागत का भी करते हैं। अगला है सांस्कृतिक अभिधिकरण का सिद्धांत। इसे ड्रूवर्जर और मैक्स वेबर देते हैं और कहते हैं संस्कृति की रक्षा के लिए नए दल का निर्माण होता है। किसके लिए? संस्कृति की रक्षा के लिए नए दल का निर्माण होता है। तो दलों की उत्पत्ति के आपने 4 सिद्धांत देखे। अब उसके बाद आगे देखते हैं मित्रों संस्थागत सिद्धांत। पीटर मर्कल के अनुसार निम्न संस्थाओं में दलों की उत्पत्ति होती है। तो बेसिकली संसद में गुटबाजी से, कार्यपालिका में सत्ता के बिखराव से और निर्वाचन प्रणाली में सिंपल है। ड्रूवर्जर कहते हैं सामान्य बहुमत प्रणाली द्विदलीय प्रणाली को बढ़ावा देती है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुदलीय प्रणाली को बढ़ावा देती है। लेकिन सीले ड्रूवर्जर के इस नियम की आलोचना करते हैं। तो ये आपको बताया था मैंने अभी, तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है मित्रों कि बेसिकली कि ये किताब जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज अप्रोचेस टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स 1956। ये पुस्तक किसकी है? इसका संपादन सिगमंड न्यूमैन ने किया था। किसने किया था? सिगमंड न्यूमैन ने। कौन सी पुस्तक है? ये बार बार पूछी जाती है मित्रों, थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बार क्या है, मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज अप्रोचेस टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स 1956 पुस्तक किसकी है? सिगमंड न्यूमैन की है। संपादन सिगमंड न्यूमैन ने किया था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस पुस्तक का संपादन किसने किया था? इस पुस्तक का संपादन सिगमंड न्यूमैन ने किया था। अब इसमें कौन कौन से सहयोगी लेखक थे? फ्रेडरिक बर्गहोर्न, HBR, M कार्टर, एंड्रयू ग्योर्गी, चार्ल्स मिकोड, ओपेनहाइमर, रुस्टो, स्केलेपिनो और स्टेशनाइनर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन कम से कम ये तो ध्यान रखना है, मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज अप्रोचेस टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स 1956 पुस्तक का संपादन सिगमंड न्यूमैन ने किया। फ्रेडरिक बर्गहोर्न, HBR, M कार्टर, एंड्रयू ग्योर्गी, चार्ल्स मिकोड, ओपेनहाइमर, रुस्टो, स्केलेपिनो और स्टेशनाइनर, ये सारे कहीं ना कहीं इसमें सहयोगी लेखक थे। ये बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया है मित्रों, तो ये आपको ध्यान में भी रहना चाहिए। आगे चलते हैं मित्रों। कांग्रेस में विभाजन जो बेसिकली है, मैंने कहा था ना अभी, मैंने कहा कांग्रेस में विभाजन पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि जो संकट का सिद्धांत दिया, संस्थाओं का सिद्धांत दिया था किसने? बेसिकली पीटर मर्कल ने। उसने कहा था कि जो कार्यपालिका में या सत्ता में बिखराव होता है, कोई दल सत्ता को खोता है तो उसमें विभाजन हो जाता है। तो मैंने 1978 का उदाहरण दिया था आपको कि वास्तव में कांग्रेस आई और कांग्रेस ऐसे 2 बन गए थे। तो मैं पूरे कांग्रेस के विभाजन की चर्चा कर देता हूं मित्रों। 1907 में सूरत में सबसे पहले कांग्रेस का विभाजन हुआ उग्र उदारवादी गुट के रूप में। 1920 में फिरोज शाह मेहता ने कांग्रेस से अलग होकर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। 1969 में कांग्रेस का फिर विभाजन हुआ था संगठन और सत्ता के रूप में। संगठन से जुड़े हुए कामराज थे और कांग्रेस ओ की स्थापना की थी जिसका चुनाव चिन्ह भी तराजू था। तो बेसिकली ये ध्यान रखना है। और सत्ता से जुड़ा हुआ कांग्रेस इंदिरा था, तो ये बेसिकली ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर चुनाव चिन्ह भी ध्यान रखना है कि पहले कांग्रेस को क्या हल जोतता किसान मिला था, और यहाँ जो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस थी उसको बेसिकली गाय बछड़ा मिला था। हाथ तो चुनाव चिन्ह 78 में मिला था, कटा हुआ हाथ पंजा जो है चुनाव चिन्ह कांग्रेस को यहाँ मिला था। 69 में क्या मिला था चुनाव चिन्ह? ये गाय बछड़ा। और शुरू में क्या था चुनाव चिन्ह कांग्रेस का? हल जोतता किसान।
तो ये भी थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे मित्रों तो अच्छा रहेगा। और 1996 में कांग्रेस में एक कांग्रेस तिवारी बनी थी, अर्जुन सिंह नारायण दत्त तिवारी को लेकर नटवर सिंह लोगों ने इन्होंने अलग से बनाई थी, लेकिन बाद में कांग्रेस में उसका विलय हो गया था। 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी कांग्रेस से अलग होकर। तो आपको ध्यान है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वही शरद पवार वाली पार्टी है जिसका घड़ी वाले अलार्म घड़ी जो है चुनाव चिन्ह भी है, महाराष्ट्र में अधिक प्रभावी है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। इस प्रकार कांग्रेस के विभाजन में कब कब हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये एनसीईआरटी का विषय है। और वैसे भी हमें आना चाहिए कि भाई गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह कब मिला, यहाँ पर संगठन में कामराज संगठन ओ, कांग्रेस ओ की स्थापना हुई थी, ठीक है ना, और कांग्रेस आर, यहाँ दो बने थे, कांग्रेस आई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। आर का मतलब रूलर पार्टी। इसमें गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह यहाँ मिला था इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, और ये कांगराज के नेतृत्व में था। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो इसमें गड़बड़ नहीं करना है। तो आपको ये पता रहना चाहिए, आप सब कुछ जानते हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। आगे चलते हैं। संकट का सिद्धांत, इसे ला पलुम्बरा विनर प्रस्तुत करते हैं और 3 प्रकार के संकटों की चर्चा करते हैं। पहला ऐतिहासिक संकट, दूसरा वेदता का संकट, सहभागिता का संकट। तो मैंने तीनों संकट बताए कि जब वास्तव में इतिहास संस्कृति को लेकर कोई समस्या आती है तो फिर ऐतिहासिक संकट के कारण दल का निर्माण हो जाता है। जब कोई दल अपनी वेदता खो देता है तो वेदता का संकट की स्थिति आ जाती है, तो भी दल का निर्माण होता है। यदि किसी वर्ग को या समुदाय को या व्यक्ति विशेष को शासन में सहभागिता नहीं मिलती या दल में उचित प्रतिनिधि नहीं मिलता तो वो भी अलग दल का निर्माण कर लेता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर सामाजिक समूह का सिद्धांत जो दलों की उत्पत्ति का है उसे पीटर मर्कुल देते हैं। कहते हैं कोई भी सामाजिक समूह अपने हितों की वृद्धि के लिए नए दल का निर्माण कर लेता है। सांस्कृतिक आबादीकरण क्या है, संस्कृति के हितों की रक्षा के लिए, संस्कृति को बनाए रखने के लिए भी अनेक बार दलों का निर्माण होता है। इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं मैक्स वेबर, थॉमस। तो मैंने मित्रों आपको 3 बार ये उत्पत्ति के सिद्धांत बता दिए। तो 4 उत्पत्ति के सिद्धांतों की चर्चा की। पहले संस्थागत उपागम सिद्धांत, दूसरा फिर क्या है ऐतिहासिक संकट का सिद्धांत, तीसरा फिर सामाजिक समूह का सिद्धांत, चौथा सांस्कृतिक आबादीकरण का सिद्धांत। तो मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया होगा, बार बार देखेंगे तो और याद रह जाएगा। अब आगे चलते हैं मित्रों। विशेष कथन क्या है? अब विशेष कथन आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनने हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन छिपा हुआ है मित्रों कि भाई क्या है। इसमें से जो जो कथन इंपॉर्टेंट हैं वो मैं पहले ही बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने पहले नंबर पर लिखा हुआ है, कुछ लास्ट में भी लिखा है। जैसे हुबर कहता है कि राजनीतिक दल तेल के तुल्य हैं, तो हुबर का एक कथन आपको ध्यान में रहना चाहिए। और फिर मॉरिस डुरवर्जर का भी ध्यान रहना चाहिए। मॉरिस डुरवर्जर क्या कहते हैं, राजनीतिक दल उन राज्यों में भी पाए जाते हैं जहां पर लोकतंत्र नहीं है, निर्वाचन चुनाव नहीं होते हैं, विधायिका भी नहीं है, वहां भी दल पाए जाते हैं। अब ये कथन किसका है कि राजनीतिक दल उन राज्यों में पाए जाते हैं जहां चुनाव ही नहीं होते और विधायिका भी नहीं है? ये कथन है मॉरिस डुरवर्जर का। किसका कथन है? मॉरिस डुरवर्जर का। और ये सबसे वीएमपी कथन है। जोया हसन तो भारतीय हैं, इन्होंने भारतीय चुनाव व्यवस्था का काफी अध्ययन भी किया है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अभी कि जोया हसन ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं और भारतीय राजनीतिक दलों के बारे में क्या कहा है। तो जोया हसन कहती हैं दल एक प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था है में मुख्य राजनीतिक संस्थान है, यानी कि एक तरीके से राजनीतिक संस्थान का मतलब राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाले हैं, ऐसा जोया हसन कहती हैं। आगे मित्रों देखते हैं स्टीफन रोकन क्या कहते हैं। कहते हैं दलों के माध्यम से नव परिवर्तित समूहों को एकीकृत करने का प्रयास है। तो ये किसने कहा? स्टीफन रोकन ने कहा कि नव परिवर्तित समूहों को एकीकृत करने का प्रयास है। फिर बेसिकली डिजरायली क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुकरण करने के लिए एकीकृत व्यक्तियों का समूह है। तो ये याद करें ना करें, लेकिन आप पहले वाला कथन और तीसरा कथन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दो तो ध्यान रखने। भाई स्टीफन रोकन क्या कहते हैं कि दलों के माध्यम से नव प्रवर्तित समूहों को एकीकृत करने का प्रयास है। तो नव प्रवर्तित समूह जो हैं, नए नए समूह आए हैं, उनको कैसे जोड़ा जाए ये दल कार्य करते हैं, ऐसा स्टीफन रोकन कहते हैं। आगे मित्रों देखते हैं जो स्नाइडर हैं वो कहते हैं राजनीतिक दल सबसे पहले सत्ता पाने के लिए संगठित प्रयास है। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल सबसे पहले सत्ता पाने के लिए संगठित प्रयास करते हैं। सत्ता पाने के लिए क्या करते हैं? संगठित प्रयास। तो ये भी कई बार आया है, तो ये भी वीएमपी है मित्रों, ये कथन भी आपको ध्यान में रखना है।
अगला देखते हैं मित्रों, एडमंड बर्ग कहते हैं राजनीतिक दल अच्छे के लिए हों या बुरे के लिए परंतु लोकतंत्र के लिए अनिवार्य हैं, ऐसा एडमंड बर्ग ने कहा था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आया है और ये बीए फर्स्ट ईयर का ये मित्रों कि राजनीतिक दल अच्छे के लिए हो बुरे के लिए लोकतंत्र के लिए क्या है अनिवार्य है। मैकाइवर क्या कहते हैं राजनीतिक दल क्रांति से हमारी रक्षा करते हैं। लास्की कहते हैं ये राजनीतिक दल निरंकुश जार शासन से रक्षा करते हैं। तो क्रांति की बात तो मैकाइवर करते हैं, निरंकुश जार शासन से रक्षा की बात लास्की करते हैं। तो ये आपको छोटे छोटे शब्द ध्यान रखने। और एडमंड बर्ग ने क्या कहा है, जो राजनीतिक दल अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए लेकिन लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। तो ये कथन आपको सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ये भी देखने हैं मित्रों। उसके बाद अगला हुबर का भी कथन मैंने बताया था, तो हुबर का और अन्य विद्वानों के कथन भी देखते हैं। लावेल क्या कहते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन आया, लावेल का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी राजनीतिक दल विचारों के दलाल है। तो लावेल ने क्या कहा था, राजनीतिक दल क्या है, विचारों के दलाल है। जेम्स ब्राइस क्या कहते हैं कि राजनीतिक दल सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं। किसने कहा, जेम्स ब्राइस ने। जेम्स ब्राइस ने क्या कहा, राजनीतिक दल सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं। लावेल ने विचारों के दलाल कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पहले आ भी चुका है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। जेम्स ब्राइस कहता है राजनीतिक दल सभी प्रकार की शासन व्यवस्था में पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फिर क्या है, जोन्स मेंटेरो रिचर्ड गुथर कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, किसके लिए महत्वपूर्ण है, प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आप याद रखें तो ठीक है, नहीं तो भूल भी जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है ना। इयान बुज और केमन कहते हैं लोकतंत्र में दलों की कोई भूमिका नहीं होती। अब ये क्वेश्चन आ जाए, ऐसा किसने कहा कि राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में कोई भूमिका नहीं होती, ये नकारात्मक कथन है। वैसे तो ये किसने कहा था, इयान बुज और केमन ने। ये नकारात्मक कथन कहते हैं राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में कोई भूमिका नहीं है, किसने कहा, इयान बुज और केमन ने। हुबर कहता है राजनीतिक दल तेल के समान है, तो ये वीएमपी है। तो मित्रों ये कथन आपको ध्यान रखने हैं। जैसे लावेल क्या कहता है, राजनीतिक दल विचारों के दलाल हैं। जेम्स ब्राइस क्या कहता है, सभी प्रकार की शासन व्यवस्था में पाए जाते हैं। मोंटेरो और गुंथर क्या कहते हैं, मोंटेरो गुंथर कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इयान बुजुर्ग केसन तो नकारात्मक कहते हैं लोकतंत्र में दलों की कोई भूमिका नहीं होती। हुबर क्या कहते हैं, राजनीतिक दल तेल के तुल्य है, तो तेल के तुल्य तेल के समान है, हुबर ने कहा ये। तो ये सारे कथन मित्रों इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखने हैं और आपको कैसे भी करके याद करने हैं। इसमें मैं आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ फैक्ट आता है वहाँ कुछ आपको मेमोरी में भी डालना होगा और याद भी करना होगा, लेकिन हंस के याद करना। लावेल विचारों का दलाल कहते हैं, जेम्स ब्राइस कहते हैं सभी प्रकार की शासन व्यवस्था में पाए जाते हैं, मोंटेरो रिचर्ड गुथर कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए अनिवार्य हैं, इयान बुज कहते हैं दलों की लोकतंत्र में कोई भूमिका नहीं होती है, हुबर तेल के तुल्य कहते हैं। हुबर वैसे भी तेल के तुल्य, मैंने बताया, ये ध्यान रखना है। तो इसके बाद मित्रों क्या है, हम देखते हैं राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व क्या हैं। तो राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व क्या हैं, पहला तो संगठन होना चाहिए, फिर विचारों में एकता होनी चाहिए, फिर संवैधानिक साधनों का में आस्था होनी चाहिए, राष्ट्रीय हित पर बल देने वाले होने चाहिए। तो बेसिकली 4 तत्व दिखाई देते हैं, पहला संगठन, फिर समान विचारधारा, फिर संवैधानिक साधनों में विश्वास, फिर राष्ट्रीय हित की वृद्धि में बल। तो इस प्रकार से आपको चारों तत्व ध्यान देने चाहिए। पहला क्या है, संगठन, दूसरा क्या है, विचारों में समानता, फिर क्या है, संवैधानिक साधनों में आस्था, फिर क्या है, राष्ट्रीय हित पर बल। फिर मित्रों क्या है, हम बेसिकली क्या है कि ध्यान रखते हैं कि दलों के कार्य क्या क्या हैं। दलों के कार्य 2 व्यक्ति बताते हैं, एक ब्राइस और एक एंसन मोर्से। तो एंसन मोर्से ने क्या बताया, पहले तो एंसन मोर्से के 2 कार्य ध्यान रखना है। वो 2 कार्यों में पहला बताते हैं जनमत को शिक्षित करना, संगठित करना, दूसरा कहते हैं शासन का संचालन। तो एनमत मोर्से ने दल के 2 कार्य क्या बताए, तो वो सिंपल सा ध्यान रखना है। इन्होंने एनमन मोर्से ने क्या क्या बताए, ये 2 कार्य एनमन मोर्से बताते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्या बताते हैं, जनमत को शिक्षित व संगठित करना, दूसरा शासन व सरकार का संचालन करना। अब कथन कारण के बुरे बारे में भी आ सकता है, आपसे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जा सकता है कि एनमन मोर्से क्या क्या कार्य बताते हैं। एक तो जनमत को शिक्षित व संगठित करना, दूसरा सरकार का संचालन करना। 2 ही कार्य बताए थे, इसी कार्य। अब पूछेगा ये किसने कहा कि 2 कार्य किसने बताए, तो ये एनसन मोर्से ने बताए। तो एनमन मोर्से या एंसन मोर्से, डरना मत।
तो इसमें क्या है कि जो भी है तो आपको ध्यान रखना है, मोर से शब्द पक्का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं मित्रों। ब्राइस के अनुसार, जेम्स ब्राइस ही हैं, राजनीतिक दलों के निम्न 5 कार्य हैं। कितने कार्य बताते हैं जेम्स ब्राइस? 5 कार्य बताए थे। मैंने बताया था ना कि जेम्स ब्राइस जो हैं वो 5 कार्य बताते हैं। तो जेम्स ब्राइस के 5 कार्य ध्यान भी रखने हैं कि इन्होंने मॉडर्न डेमोक्रेसी किताब भी लिखी थी। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है किताब के बारे में भी आपको पता रहना चाहिए। तो बेसिकली ये 5 कार्य क्या बताते हैं? पहला, दलों को संगठित करना, वे दलों को मजबूत करना, संगठित करना, दलों में विस्तार करना, उनको मजबूती प्रदान करना, उसके निश्चित नियम बनाना। तो दल का यही काम है, पहला अपने आप को संगठित व मजबूत करना। दूसरा क्या है? भर्ती करना, भर्ती का मतलब नए सदस्यों को अधिक से अधिक जोड़ना। तीसरा, उत्साह, दल के जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह पैदा करना। फिर निर्देश देना, अनुदेश देना, मतदाताओं को शिक्षित करना, भाई कार्यकर्ताओं मतदाताओं को क्या करना? शिक्षित करना। फिर दलीय प्रत्याशियों का चयन करना, चुनाव लड़ने के लिए दलीय प्रत्याशियों का चयन करना। तो जेम्स ब्राइस ने 5 कार्य बताए। पहला, दलों को संगठित करना। दूसरा, भर्ती यानी कि नए सदस्यों को दल से जोड़ना। तीसरा, उत्साह, कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करना। चौथा, अनुदेश देना यानी कि मतदाताओं को शिक्षित करना, अपने कार्यकर्ताओं को शिक्षित करना। फिर है दलीय प्रत्याशियों का चयन करना। तो ये 5 कार्य भी मित्रों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से पेपर आते जा रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा आपको ये कार्य भी ध्यान रखने होंगे। अब आगे चलते हैं मित्रों, आगे भी हम थोड़ा सा देखेंगे दलों के प्रकार। दलों के प्रकार के बारे में मैं बता देता हूँ। वास्तव में दलों के प्रकार अनेक प्रकार के हैं, इसको मैं सिंपली पहले समझा देता हूँ। दलों के प्रकार के बारे में क्या क्या विद्वान कहते हैं वो आपको बता देता हूँ। सामान्यतः हम दलों को अनेक भागों में बांटते हैं। क्या बांटते हैं? अनेक भागों में। पहला, प्रोटो दल, फिर कैडर दल, फिर बेसिकली जो है मास दल, मास पार्टी, मास पार्टी में बांटते हैं। फिर बेसिकली कर्टेल पार्टी, फिर एंटी कर्टेल, एंटी कर्टेल के बाद हम कैचाल पार्टी भी है। कैचाल पार्टी, इस प्रकार से हम ये 5-6 प्रकार दलों के बताते हैं। प्रोटो दल क्या होते हैं? जो वास्तव में प्राचीन काल में जैसे कोई संगठन है वही दल के रूप में कार्य करता था, तो उसको प्रोटो दल कहते थे। जैसे ब्रिटेन में पहले विग दल, टोरी दल थे, तो वो एक तरीके के प्रोटो दल ही थे, यानी कि दल का प्रारंभिक रूप थे। जो वास्तव में संगठन ही थे, दल के रूप में मान्यता नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं दल के रूप में कार्य करते थे। तो इस प्रकार से प्रोटो दल। दूसरा है कैडर दल। कैडर दल वो होता है जिसमें बेसिकली अभिजन वर्ग का प्रभाव रहता है, तो इसको संवर्ग दल भी बोल देते हैं हिंदी में। कैडर दल वो है जिसमें अभिजन वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मास पार्टी यानी कि जन दल, जिसमें जनता का प्रभाव ज्यादा रहता है, आम जनता के, आम कार्यकर्ताओं को, तो वो क्या है? मास पार्टी है। कटील दल क्या होते हैं? कटील दल होता है जिसमें उत्पादक संघों का प्रभाव रहता है। उत्पादक संघों का प्रभाव रहता है, और ये उत्पादक संघ कहीं ना कहीं सरकार और मतदाता के बीच में काम करने के लिए एजेंट की भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे दल जो होते हैं एजेंट के रूप में ही कार्य करते हैं। भाई किसी दूसरी सरकार बनवानी है तो कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, ये सारा काम करते हैं। एंटी कर्टेल दल जो है, जो कर्टेल दलों की आलोचना करते हैं उनको बोल दिया एंटी कर्टेल दल। फिर कैच आल पार्टी जो है, कैच आल पार्टी वाले दल ऐसे हैं जो केवल सत्ता प्राप्ति के लिए अपने मतदान, किसी भी तरीके से वोट प्राप्त करना है। इसे क्रिचमाइनर ने दिया था। क्रिचमाइनर कहते हैं ऐसे दल विचारधारा से नहीं जुड़ा होते, उनका मूल उद्देश्य रहता है किसी भी तरीके से मत प्राप्त करना, और मत प्राप्त करके सत्ता प्राप्त करना। उसे कहते हैं कैच ऑल पार्टी, यानी कि सभी प्रकार की पार्टियों को कैच कर लेते हैं, मतदाता को कैच करने की कोशिश करते हैं, किसी भी वर्ग का हो, किसी विचारधारा का हो, उन्हें विचारधारा से मतलब नहीं, केवल मत बटोरने हैं और सत्ता प्राप्त करने से मतलब रखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वैसे सामान्यतः तो हम ये 6 भाग बताते हैं, लेकिन कुछ विद्वान जैसे पेनी ब्यास्की हैं वो 2 ही भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। पेनी ब्यास्की 2 ही भागों में बांटते हैं। सिंपल कहते हैं कि बेसिकली मास पार्टी और कैडर पार्टी, या
व्यवसायिक दल कह देते हैं, चुनाव व्यवसायिक दल। मास पार्टी में जनता का प्रभाव रहता है, कैडर पार्टी में बेसिकली अभिजन वर्ग का प्रभाव रहता है, ऐसा पेनिबियास्की बोलते हैं। उसके बाद एक स्ट्रोम भी विद्वान थे। स्ट्रोम भी 3 भागों में बांटते हैं, स्ट्रोम का भी ध्यान रखना है। स्ट्रोम बेसिकली क्या कहते हैं, 3 भागों में कौन से बताते हैं। पहला कहते हैं नीति निर्माण वाले दल। कौन से दल? नीति निर्माण वाले दल। दूसरा कहते हैं मत प्राप्त करने वाले दल। तीसरा कार्यालय प्राप्त करने वाले दल। तो 3 प्रकार क्या बताते हैं, नीति निर्माण वाले दल, मत प्राप्त करने वाले दल, तीसरा है कार्यालय प्राप्त करने वाले दल। तो स्ट्रोम ने 3 प्रकार, नीति निर्माण, मत प्राप्त करने वाले और कार्यालय प्राप्त करने वाले। तो ये मित्रों आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं पीपीटी के माध्यम से कोशिश करते हैं। फाइनल का थोड़ा सा और ध्यान रख लेना, एक सेंटेंस ध्यान रखना। तो ये राजनीतिक दल कहते हैं चुनाव संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये ध्यान रह जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। हम तो दलों के प्रकार पर आते हैं। पहले दल हैं प्रोटो दल हैं, जो ऐसे दल जो संगठन के रूप में रहते हैं। तो बेसिकली विग दल, टोरी दल, कैडर, कोकस व अभिजन दल, इनमें अभिजन वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तीसरे मास पार्टी या जन दल, जिसमें जनता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, आम कार्यकर्ता की। कैरेटल दल जो उत्पादक संघों से निर्मित होते हैं और कहीं ना कहीं सरकार और जनता के बीच में एजेंट कार्य करते हैं। एंटी कार्टेल दल, तो बेसिकली कार्टेल दलों के विरोधी जो हैं उन्हें आंदोलनकारी दल भी कह देते हैं, उन्हें कहते हैं एंटी कार्टेल दल। उसके बाद मैंने छठा आपको बताया था कैचल पार्टी का। तो कैचल पार्टी में क्या है, विचारधारा के स्थान पर ये मतों की प्राप्ति पर बल देते हैं। तो ओटो क्रिचमाइनर ये सिद्धांत देते हैं बेसिकली कैचल पार्टी का, और कहते हैं आज विचारधारा का दलों में प्रभाव खत्म हो गया, सभी जो दल हैं मत प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं। क्रिचमाइनर ने अमेरिका की रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी तथा जर्मन की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्ययन किया था। इन तीनों को कहा था कैचल पार्टी पर कार्य करती है। तो क्रिचमाइनर ने किसका अध्ययन किया था, अमेरिका की रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी का और जर्मनी की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी का, और क्या कहा था, ये कैचल पार्टी पर कार्य करते हैं। फिर आगे क्या है, कैचल पार्टी सिद्धांत पर रॉबर्ट मैकेंजी ने ब्रिटिश दलों का अध्ययन किया था। उन्होंने किताब भी लिखी थी ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज, और उन्होंने रॉबर्ट मैकेंजी ने भी कहा था कि ब्रिटिश दलों में विचारधारा का महत्व समाप्त हो रहा है, सभी मत प्राप्त करने पर कार्य कर रहे हैं, उनको विचारधारा से कोई मतलब नहीं है, यानी कि वो कैचल पार्टी के अनुसार कार्य कर रहे हैं। फिर क्या है, कार्टेल पार्टी की संकल्पना कार्टेल व मेयर ने दी थी। कार्टेल पार्टी वही है जो उत्पादक संघों पर आधारित रहते हैं। ये अवधारणा किसने दी थी, कार्टेल व मेयर ने दी थी, नाम ही उसी से बना है। और इस प्रकार के दल सरकार व जनता के मध्य एजेंट का कार्य करते हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था और बता भी दिया था, यह अवधारणा किसकी है, कार्टेल व मेयर की है। तो ये भी आपको ध्यान में रह जाना चाहिए। मित्रों अब आगे चलते हैं। सिगमंड न्यूमैन कार्य आधार पर 2 प्रकार के दल बताते हैं। तो एक तो प्रतिनिधित्व वाले दल, इनका कार्य रहता है निर्वाचन में मतों को सुरक्षित रखना। दूसरा एकीकरण वाले दल, ये जनता को शिक्षित, प्रेरित व लाभबंद करने का कार्य करते हैं। तो कहते हैं कि सिगमंड न्यूमैन कि दल 2 प्रकार के हैं। पहला न्यूमैन का भी ध्यान रखना है। न्यूमैन क्या कहते हैं, प्रतिनिधित्व वाले दल, जो उनका कार्य क्या है, बस केवल मत प्राप्त करना। दूसरा एकीकरण वाले दल, जिनका उद्देश्य रहता है जनता को शिक्षित करना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सिगमंड न्यूमैन की 56 में लिखी हुई किताब भी बताया था, मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज, तो वो भी ध्यान रखना। उन्होंने संपादन किया था उस किताब का, मैंने शुरू में बताया मित्रों, आप वीडियो को खोल के भी देख सकते हैं। तो ये 2 प्रकार के दल बताते हैं। पहला प्रतिनिधित्व वाले दल, जिनका कार्य क्या है, निर्वाचन में मतों को सुरक्षित रखना है। एकीकरण वाले दल, जिनका उद्देश्य रहता है जनता को शिक्षित, प्रेरित करना, लामबंद करना। फिर स्ट्रोम ने 3 प्रकार के दल बताए थे, तो मैंने अभी चर्चा भी की थी, आपको सिंपल व्हाइट बोर्ड पर बताया था। नीति निर्माण वाले दल, फिर मत प्राप्त करने वाले दल और कार्यालय प्राप्त करने वाले दल। स्ट्रोम 3 प्रकार के बताते हैं, नीति निर्माण वाले दल, मत प्राप्त करने वाले दल और कार्यालय प्राप्त करने वाले दल। फिर मैंने बताया था पेनिबियास्की जो है वो 2 प्रकार के दल बताते हैं, मास पार्टी और कैडर पार्टी। मास पार्टी में जनता का प्रभाव और कैडर पार्टी में अभिजन वर्ग का प्रभाव रहता है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। अब मित्रों हमने ये सिगमंड न्यूमैन का देखा, 2 प्रकार बताए, प्रतिनिधित्व वाले दल और एकीकरण वाले दल। फिर स्ट्रोम के देखे 3 प्रकार के दल, नीति निर्माण वाले, मत प्राप्त करने वाले और कार्यालय प्राप्त करने वाले। फिर पेनिबियास्की का देखा, वो मास पार्टी और कैडर पार्टी के 2 ही प्रकार के दल बताते हैं। ये छोटे छोटे तिंकर भी मित्रों याद करने हैं। तो अब समय के साथ जिस प्रकार से प्रश्न पत्रों की भूमिका बढ़ रही है और बदलती जा रही है पैटर्न, उस हिसाब से हमें मेहनत भी करनी है। मित्रों इसमें इतनी जान लगा दो कि आप
का रिजल्ट, चाहे कोई भी परीक्षा हो, उसमें नंबर 1 पर आप आए। आगे देखते हैं मित्रों, अब ये भी है कुछ देशों के नाम ये लिस्ट में दे रखे हैं, कहाँ पर एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है, कहाँ पर द्विदलीय, कहीं पर बहुदलीय है। तो थोड़ा सा मित्रों इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप जैसे विद्वानों के लिए छोटी छोटी बातें होंगी। आप जानते हैं चीन में एक दलीय है, साम्यवादी दल है, क्यूबा में भी एक दलीय व्यवस्था है। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, घाना में भी एक दलीय व्यवस्था के लक्षण देखने को मिलते हैं। वहाँ पर एक पार्टी है जो क्वामे नक्रुमा ने बनाई थी, द कन्वेंशनल पीपल पार्टी, 1949 में। अब पूछ लेगा द कन्वेंशनल पीपल पार्टी कहाँ पर है, घाना की है, किसने बनाई थी? क्वामे नक्रुमा ने बनाई थी। वैसे भी क्वामे नक्रुमा को हमने भी अल्प विकास के सिद्धांत में काफी हद तक पढ़ा भी है। तो वैसे भी पूछा जा सकता है, जिन्होंने न्यू कॉलोनिज्म पुस्तक लिखी थी, नवनिवेशवाद शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। फिर जायरे में मोबुल दल है, मालदीव में डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक ही दल है। फिर म्यांमार में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है, ओक्सो सून की है, ओक्सो सून की बेसिकली पार्टी है। तो ये भी ध्यान रखना है। फिर भूटान में ड्रग फ्यूनसम थसोगपा पार्टी है, डीपीटी है, तो वहाँ भी ध्यान रखना है। फिर मित्रों क्या है, द्विदलीय व्यवस्था कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है ब्रिटेन में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, श्रीलंका में। श्रीलंका के 2 दल भी थोड़े ध्यान रख लेना, पड़ोसी है हमारा, श्रीलंकन फ्रीडम पार्टी, यूनाइटेड नेशनलिस्ट पार्टी। अब बहुदलीय व्यवस्था कहाँ कहाँ पाई जाती है, जर्मनी में, इटली में, फ्रांस, नॉर्वे, भारत में। और इसलिए जर्मनी में कहते हैं 2.5 दलीय व्यवस्था। अब ये भी क्वेश्चन बन जाए, 2.5 दलीय व्यवस्था कहाँ पाई जाती, तो जर्मनी वाले को 2.5 दलीय कहते हैं, क्योंकि 2 दलों का प्रभाव ज्यादा है, बाकी का आधा आधा है, तो इसलिए ये ध्यान में रखना है, 2.5 दलीय व्यवस्था जर्मनी वाले को कहते हैं। तो मित्रों हमने आज बेसिकली दलों के बारे में, उनके उत्पत्ति के सिद्धांत, अध्ययन के उपागम और कुछ प्रकार भी देखे, और साथ में उसके आवश्यक तत्व भी देखे, दलों के बारे में कुछ विशेष कथन भी देखे। तो ये सारी चीजें देखी हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे दलों के वर्गीकरण के साथ, लेकिन गहन सूक्ष्म अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।